और आप सभी लोग जानते भी हैं कि स्पेशल एजुकेशन के इतिहास चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है। मैम सर, मैम कह रही हैं कि मैथ का फोबिया है सर। मैम को। फोबिया? तो आप उसकी टेंशन ना लें नीतू मैडम, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो मैं आपको एक ऐसा चैनल बता रहा हूँ, ठीक है। अभी सर्च करके लिंक देता हूँ, उसको आप देखिएगा। उसकी सिर्फ 30 वीडियो है, बस उतना ही देखिएगा। और हर एक वीडियो जो है उसकी 5 मिनट की 6 मिनट की वीडियो है बस, ठीक है। वही 30 वीडियो करके जाइए, उससे ज़्यादा आप मत पढ़िएगा मैथ में, ठीक है, अगर आपको मैथ से डर है तो, ठीक है। चलिए, तो आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हिस्ट्री के बारे में कि सन 1870 ईस्वी में, देखिए, फॉरिटर्स एक्ट नामक एक शिक्षा नीति बनी। तो अब आप जैसे पूछा जाए आप लोगों से, आप लोग जानते हैं भाई शिक्षा की जो है नीति कोठारी आयोग के माध्यम से किस तरीके से लाई गई, किस तरीके से जो है आरटीई के बारे में बात किया गया, ठीक है, किस तरीके से नई शिक्षा नीति आई, आप ये जानते हैं। लेकिन आप यहाँ पर जो फौरी टॉर्स एक्ट है, फौरी टॉर्स एक्ट नामक शिक्षा नीति है, ये एक प्रकार की शिक्षा नीति है। ये भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, जो है फौरी टॉर्स। और फौरी टॉर्स जो नामक शिक्षा नीति है, ये 1870 की है, 1870 की। कल मेरे यहाँ गुलाम मिर्जा जी ने कॉल किया था और पूछा था कि सर सेवरल पॉलिसी की इस्टेब्लिश किसने किया है, मतलब कब हुआ था, उसका उदय कब हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मुझे अभी याद आ गया है। तो एक में आपको मिलेगा 1760 मिलता है, और एक में आपको मिलेगा 1860 मिलेगा। दो दो तरीके के वर्ष आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग ईयर्स मिलते हैं, लेकिन हाँ बोलिए। विलियम पता ना सर। हाँ, विलियम लीड्स, हाँ, विलियम लीड्स। लेकिन आप लोग इसमें जो है अगर आता है तो दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, पहली बात। और अगर बाय द वे आ जाता है तो आप लोग 1860 को लगाना, 1860 को लगाना, ठीक है। जिससे कि ब्रिटेन के लोग, देखो आगे हम बात करते हैं, जिससे कह रहा है यहाँ पर कि जो फॉरिटॉर्स एक्ट है, जिससे कि ब्रिटेन के लोग दिव्यांगों की शिक्षा के प्रति जागरूक हुए, और यही शिक्षा नीति 1880 में दोहराई दी गई, मतलब दोहराई गई एक प्रकार से, ठीक है। अब इसमें यह बात है कि आपने देखा नई शिक्षा नीति एक सामान्य लोगों के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग की रणनीति है भाई, सबके अलग अलग शिक्षा नीतियों में सबके अलग अलग बताया कि भाई नॉर्मल बच्चों के लिए ये होगा करिकुलम, और एब नॉर्मल बच्चों के लिए ऐसा करिकुलम होगा। मतलब एक प्रकार से समावेशी बना दिया गया उस समय। पहले की बात करूँ, अगर 18 क्या नाम है, 1886 की बात करूँ, सॉरी 1986 की बात करूँ, तो उसको ही बना दिया गया था उसमें, ठीक है। तो उसमें सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, केवल और केवल जो फौरी टॉर्स एक्ट है ना, ये दिव्यांगों की शिक्षा को लेकर है, केवल और केवल। तो दिव्यांग के संबंध में आप ध्यान रखिएगा, यह आपका जवाब फिर सही हो जाएगा। जिसका परिणाम, अच्छा, वो जो नीति, जो ये एक्ट आया शिक्षा वाली, ये थी जागरूकता को लेकर और उसको शिक्षण प्रशिक्षण करने को लेकर थी, ताकि जो दिव्यांग लोग हैं उनको शिक्षण जो है शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए और उनको जागरूक किया जाए, ऐसी क्रियाविधि थी इसमें, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। हाँ। हाँ, और इसी के परिणाम अगर बहुत अच्छा रहा, परंतु कुछ समय बाद दिव्यांगों का विद्यालय आने की असुविधा और खराब शिक्षण के जो परिणाम थे, शिक्षकों के खराब व्यवहार आने जो है सामने आने लगे, और जिसका प्रभाव बच्चों पर प्रगति पर दिखा। कहने का मतलब ये रहा यहाँ पर कि इस शिक्षा नीति जो लाई गई, या एक प्रकार की जो फॉरेस्टर्स एक्ट था 1870 का, ब्रिटिश के लोगों ने दिव्यांग बच्चों के लिए चलाया, तो अच्छी बात थी। परंतु वहाँ के जो अध्यापक लोग थे, उनका जो देखा गया रवैया, वो पॉजिटिव नहीं देखा गया। तो ऐसे में आप ये भी सोच सकते हो कि हो सकता है उस समय डीएससी एमआर वगैरह ना चल रहा हो, है ना। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि उस समय कोई अच्छा ट्रेनर भी ना रहा हो, है ना। तो कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में ही अगर हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो, अगर एक ही कार्य को बार बार रिपीट करता है, तो आपने अगर 10 बार 5 बार 6 बार मना करते हैं और उसके बाद भी वो रिपीट करता है, तो आपको ऑटोमेटिक नॉर्मली है कि भाई थोड़ा सा आपके जो है टेम्परेचर बढ़ने लगता है, आपका माइंड बढ़ने लगता है। तो हो सकता है कि अगर वो जो बच्चे थे, एएसडी वाले बच्चे थे, जो ऑटिज्म वाले बच्चे थे, उन बच्चों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तो हाइपर वाले बच्चे भी थे एक प्रकार से, किसी क्रियाविधि को जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देते थे। तो वहाँ पर वो जो शिक्षक थे भाई, वो हो सकता है ऊब गए होंगे, एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ा उनका। हो सकता है वो उनके कार्यों में जो है सक्रिय भागीदारी नहीं निभा रहे थे,
अब मतलब अपने आप को अलगाव की बात कर रहे थे, ऐसी क्रियाविधि हो सकती है। और ये सभी के सभी रीजंस हैं जो कि सही प्रभाव ना पड़ना एक प्रकार से जो है फॉरिटॉर्स एक्ट पर, जो 1870 में लाया गया। तो ये आप देख रहे हैं कौन कौन सी क्रियाविधि रही होगी उस दौरान में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात आती है लुईस टर्मन की। लुईस टर्मन का जो कार्यकाल था 1872 से लेकर 1956 के बीच में इसका कार्यकाल रहा, और इसने विशिष्ट बच्चों की जांच के संबंध में बातें कहा कि भाई अब तो आप लोग ऐसा करो कि इनके लिए हम अलग से कैरिकुलम बनाए। हो सकता है भाई अगर मान लीजिए उस बच्चे की आयु जो है 18 वर्ष है, और 18 वर्ष के बच्चे की उम्र के में आप उसे पढ़ा रहे हैं कि उसका नाम लिखना सिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा इरिटेट हो सकता है, बच्चा इरिटेट हो सकता है। इसलिए आप उसको ओकेशनल क्रियाविधि में लेके जाइए, आप उसे विभिन्न, अच्छा ओकेशनल क्रियाविधि में क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ओकेशनल क्रियाविधि से बच्चों को स्टाइफंड भी दिया जाता है, फंड वगैरह भी दिया जाता है अगर अच्छे काम कर लेते हैं बच्चे तो इसलिए हम उसको वहाँ पे लगते हैं। तो और बच्चों को जब पैसे मिलेंगे तो एक प्रकार से रिवॉर्ड है, एक प्रकार से टोकन है ये, और बच्चा मोटिवेट होगा तो हो सकता है यहाँ पे समस्याएं कम होंगी। इस तरीके की बात मन में आई टर्मन के मन में। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि बच्चे के जो मानसिक आयु है और वास्तविक जो आयु है उसको पहले जांच लें, और इस आयु की जो कैटेगरीज में आते हैं बच्चे, मानसिक आयु अगर इसकी इतनी है उसमें, तो इसका वास्तविक आयु ये है, तो इसकी IQ इतनी है, तो हमें ये पता चल जाता है कि इतने साल के बच्चे के आयु में यह क्रियाविधि करानी चाहिए। अब मान लीजिए आपने कहा कि भाई लड़का तो 25 साल का है और उसका जो दिमाग है मान लीजिए 5 वर्ष का है, मान लीजिए 10 वर्ष मान लेते हैं, सीधा सीधा 10 वर्ष मान लेते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 10 वर्ष बच्चों को तो हमें पढ़ाना चाहिए, नाम लिखना वगैरह सिखाना चाहिए, पर ये गलत है। 25 साल के बच्चे का वो पहली बात ये है कि वो गोल ही नहीं बनेगा। उसके लिए आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, MDPS का नाम सुना होगा, FACP का नाम सुना हो, तो अलग अलग बनाए गए हैं, टूल्स बनाए गए हैं, उन टूल्स के माध्यम से आप उन्हें टीचिंग कराएंगे, ठीक है। तो आयु अलग के आधार पे, तो इस तरीके की बात विचार जो लाया लुईस टर्मन ने लाया। ध्यान रखना ये दिव्यांगता की बात कर रहा हूँ, ऐसा वो नॉर्मली के बारे में बात करता है लुईस टर्मन, ठीक है, नॉर्मल के बारे में भी बात करता है, याद रखिएगा। और विशिष्ट, अच्छा विशिष्ट बच्चे दो होते हैं, एक तो वही जो क्रिएटिव बच्चे होंगे वो कौन से बच्चे कहलाएंगे, विशिष्ट कहलाएंगे ना, बताइए जरा क्या कहलाएंगे वो तो स्पेशली बच्चे कहलाएंगे जिसके पास क्रिएटिव वाला माइंड बच्चा है, जो सृजनात्मक है, जिसकी IQ 120 प्लस होगी, वो कैसा बच्चा होगा बताइए सुमंत सर। चलो अच्छा फिर ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर 1880 ईस्वी में इन सब के मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है एक प्रकार से कि मिले जुले कुछ परिणाम स्वरूप लगभग इसी प्रकार दिव्यांगों के बगैर सरकारी सहायता के विशिष्ट क्रियाओं का प्रारंभ हो गया। अब देखिए लुईस टर्मन के बाद 1880 की बात कर रहा हूं, जहां पर 1880 में दोहराई गई थी फॉरिटॉर्स नीति को, फॉरिटॉर्स शिक्षा नीति को दोहराई गई थी। उसी समय ये बात कही गई कि बगैर सरकारी सहायता से विशिष्ट क्रियाओं का, विशिष्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, विशेष कुछ स्पेशल क्रियाविधियाँ जो होती हैं उसका प्रारंभ हुआ। और उसी के अकॉर्डिंग या उसी के परिणाम स्वरूप या उसी के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो 1882 में 1882 में मुंबई में श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों के लिए एक पहला औपचारिक विद्यालय खोला गया मुंबई में। अब आपको तो पता हो गया होगा भाई अच्छे तरीके से कि मुंबई में श्रवण बाधित बच्चों के लिए पहला विद्यालय ओपन किया गया। तो ये तो सिलेबस में भी मैंने मेंशन भी कर रखा है, आप लोगों को बताया भी आप लोगों को, ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाएंगे एग्जाम में। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, ठीक है, कि 1882 में क्या हुआ, श्रवण बाधितों के लिए विद्यालय में जो है उनका स्कूल जो है ओपन किया गया। 1885 और 86 में रॉयल कमीशन के तत्वाधान में लॉर्ड इगर्टन लिखा हुआ ये, और उनके विभिन्न प्रकार की तकनीकी और व्यावसायिक संसाधनों की स्थापना की गई। और
उपयोगी खुले रोजगार की व्यवस्था की गई। मतलब एक प्रकार से जहाँ पर जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, 1885 के दौर की बात कर रहा हूँ, रॉयल कमीशन लाया गया और उस समय इग्टर्न ने उनके द्वारा एक प्रकार से सकारात्मक दृष्टिकोण, एक प्रकार से पॉजिटिव बातें कही गई और वो पॉजिटिव बातें जो रही वो आया और वो बेसिकली दिव्यांगों को सुधारने को लेकर था। और साथ ही साथ कहा कि इस अक्षम जो दृष्ट अक्षम के बच्चे होंगे उनके लिए ब्रिटेन ने विभिन्न प्रकार की तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना की थी और खुले रोजगार की व्यवस्था भी कर दी थी। ठीक है, तो यहां से धीरे धीरे प्रक्रिया ये चलना शुरू हो गई। ठीक है, सन 1885 में सर फ्रांसिस गाल्टन ने मानसिक परीक्षण केंद्र की स्थापना की। तो अभी आप लोगों ने सुना भी है और आप लोग जानते भी भली भांति तरीके से फ्रांसिस गाल्टन के बारे में, है कि नहीं? बताइए, एक मिनट। चलिए, अच्छा, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी भाई कि जो है पहला मानसिक परीक्षण केंद्र की स्थापना किस विद्वान ने किया है, तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता हो गई। और इसी समय में देखिए दृष्ट व्यक्तियों के लिए, मतलब जो दृष्ट अक्षम व्यक्ति थे उन व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना की गई। अभी अभी मैंने आप लोगों को हाल ही में बताया भी है कि जो दृष्ट अक्षम के विद्यार्थी हैं, डॉक्टर डिडरीट ने जब सबसे पहले पेरिस में एक समाचार पत्र पढ़ा तो उस दौरान वह मोटिवेट हो गया, सेल्फ मोटिवेट हुआ और उसने जो है जब वो सेल्फ मोटिवेट हुआ तो उसने दृष्ट अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा प्रारंभ कर दी। लेकिन 1748 में ये चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद 1784 में एक प्रथम विश्वविद्यालय पेरिस में स्थापित कर दिया गया था वैलेंटाइन हार्वे के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं यहाँ पे बात आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो उस समय 1885 में सर फ्रांसिस गाल्टन ने जब पहला मानसिक परीक्षण केंद्र की स्थापना की तो इसी समय में दृष्ट अक्षम विद्यार्थियों के लिए विशेष विद्यालय की भी स्थापना हुई। और विशेष विद्यालय जानते हैं आप लोग कि भाई उसमें आपका क्या होगा कि एक विजुअल इम्पेयरमेंट का भी बच्चा हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा भी हो सकता है, ASD बच्चा भी हो सकता है, इसमें है ना, हो सकता है नहीं हो सकता है? जी जी तो जी सर। हाँ, ये आपका। particular- तो अब ऐसा मत आप लोग सोचना कि यार उस समय 1784 फिर 1800 इसमें और 1885, तो इनमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। यहाँ पर ये चीज़ इसको क्लियर कर लेना आप लोग। चलिए आगे हम बात करते हैं 1887 की बात करते हैं। 1887 का नाम आपने सुना भी होगा। श्रीमती एनी शार्प जो मिशनरी संस्थापिका थी। भारत की प्रथम दृष्टि अक्षम दिव्यांग की स्थापना जो है वो अमृतसर में। ये इसको आप लोग स्टार मान लीजिए, इसको स्टार मान लीजिए। ठीक है भाई, एनी शार्प करके अगर 1887 ईस्वी में मिशनरी संस्थापिका थी ये, और ये भारत में प्रथम दृष्टि अक्षम दिव्यांग के लिए जब स्थापना किया था संस्थान की, तो वो किया था अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में है सर, पंजाब में। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमृतसर पंजाब में अमृतसर है, जो बाद में वाला भाग। हाँ, वेरी गुड। जो बाद में 1903 में देहरादून में शार्प मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड के नाम से स्थापित हुआ। देखिए ये आया कहाँ से है? आपके दिमाग में वो बात आ रही कि नहीं बात आ रही है? आया कहाँ से है? NIVH बताइए, आपको ये बात समझ में आ रही है ना? जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान है वो आया कहाँ से है? NIVH 1979 देहरादून। हाँ, इनका नाम हो गया NIEPBD, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजन। तो यहाँ मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ आप सबसे कि ये देखिए, पहले तो 1887 में
श्रीमती एनी शार्प के मिशनरी संस्थापिका थी ये, और इसने अमृतसर में किया, और यही बाद में 1903 में देहरादून में गया शार्प मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड के नाम से स्थापित हुआ। और आपको मैं बता दूं, ये आगे की प्रोसीजर में 1893 में इंटर्न कमीशन एक्ट का विकास पर ध्यान रखते हुए जो है सभी दिव्यांगों के लिए बात कर रहा हूँ, तो उनका एक उद्देश्य बना कि इन सभी बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये कमीशन एक्ट का जब विकास हुआ था तब हुआ ये बात। कमीशन एक्ट की जब बात हुई तब ये बात की लेकर जिक्र किया गया। एक प्रकार से इसका क्या हुआ, विकास होना शुरू हो गया, है ना। क्या हुआ सुमन जी, क्या हो गया? चलिए चलो, तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी होगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई 1885 में क्या हुआ, 1882 में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए एक औपचारिक दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल खोला गया। 85 में अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो ये बात तुरंत आपके मन में आ जानी चाहिए कि ये वो बातें हैं उस समय की, और जिस समय जो है 1985 में रॉयल कमीशन को लाया गया था लॉर्ड इगर्टन ने, ठीक, याद रखिएगा उसका नाम भी, ठीक है, इगर्टन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1896 में लाइटर बिटमर, अच्छा अभी अभी मैंने आपको बिटमर के बारे में बताया भी था, तो बिटमर का नाम आपको याद आ रहा है कुछ? सॉरी, बिटमर नहीं है, उसका नाम बताया था, क्या नाम बताया था उसका, जो जीन मार्क इटार्क ने नाम रखा था बच्चे का, क्या नाम रखा था उसका, बताइए, किसी को पता है भाई उसका नाम? विक्टर। हाँ, विक्टर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो जो 11 साल का जो 11-12 लगभग वर्ष का जो बच्चा था, जीन मार्क इटार्क ने ले आया था, तो उस बच्चे को क्या किया भाई, जो पशु समान जैसा बिहेवियर कर रहा था उसको मॉडिफिकेशन करने की बात किया। फिर 1896 में यहाँ पे बिटमर का नाम आता है, और बिटमर ने यहाँ पर देखिए पेनी स्लोवेनिया विश्वविद्यालय में पहला मनोवैज्ञानिक उपचार गृह खोला। तो ये भी एक फैक्ट के रूप में, डीएसएसबी में फैक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो लाइटर बिटमर ने कौन से विश्वविद्यालय का स्थापना की, और उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। उस विश्वविद्यालय में पहला मनोवैज्ञानिक उपचार गृह खोला था, उपचार ट्रीटमेंट बच्चों के लिए आश्रय खोला था। और 1899 में यूनिवर्सिटी सोसाइटी ने एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट लाया, और उसमें 16 वर्ष तक के दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई गई थी। 1899 में क्या हुआ था, यूनिनिक्स सोसाइटी थी, जो एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट ने 16 वर्षों के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान की बात किया। और इस प्रकार हम ये पाते हैं कि इस समय भारत में अगर हम बात करें तो संपूर्ण विश्व में दिव्यांग के लिए शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जाने लगा, है ना, 1899 में, उस दौर में। और इसी के परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में मुक्ति मिशन की स्थापना हुई। देखो 19वीं सदी में बहुत सारे संस्था आए थे, बहुत सारी संस्थाएं थी, पता है आप लोग, ब्रह्म समाज की बात करें, आर्य समाज की बात करें, परमहंस की बात करें, ये 19वीं सदी के हैं सब के सब। उसी दौर पे 19वीं सदी की ही बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, जो मुक्ति मिशन की स्थापना की गई दिव्यांग, अंध दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय घर के रूप में गुड़गांव पूना में की गई है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, इतनी बात पे, जिसका नाम अमेरिकन मिशन स्कूल फॉर द ब्लाइंड था, जो इटार्क स्कूल फॉर द ब्लाइंड में परिवर्तित हो गया। ठीक, ये भी आप ध्यान रखेंगे इसका भी।
देखिए, इस प्रकार 19वीं सदी में हमने देखा कि इस क्षेत्र में निश्चित रूप से फ्रांस जो है अग्रणी रहा। रूस और अमेरिका संस्थापित आंदोलन रहा, और वह मात्र अपंग लोगों की जरूरत और शिक्षाविद, सहायता कर्मी और जनता को बदलती प्रवृत्ति को एक प्रकार से प्रतिबिंबित किया गया। श्रवण अक्षम और दृष्ट वाले जो बच्चे थे वो संस्थान लगभग एक ही समय में आए। तो लगभग श्रवण बच्चों के लिए और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक ही समय की बात की जाती है, और ये भी सही माना जाएगा। कारण यही है कि भाई आपने देखा था उस दौरान में कि जब सामाजिक पुनरुत्थान की बात कर रहा था सैमुअल, एक नाम था सैमुअल हावे करके, उसने कहा था हस्तचलित संकेतों की पद्धति के माध्यम से मुख्य बधिर व्यक्तियों को शिक्षण के रूप में सफलतापूर्वक बात की थी। ये 18वीं सदी की बात कर रहा हूँ, और 18वीं शताब्दी में ही क्या आया था आपका, उसी समय आपका आ गया था अक्षम, दृष्ट अक्षम भी आ गया था। दृष्ट अक्षम व्यक्तियों के लिए भी हो गया था कार्य, ठीक है। तो इसीलिए कहा था ये दोनों सिमिलर हैं। परंतु मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए संस्थाएं लगभग 50 वर्ष तक अस्तित्व में आई, और अपंग लोगों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पहला कार्यक्रम यूरोप के साथ फ्रांस, जर्मनी, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने प्रारंभ किया। तो व्यक्तिगत तौर पर अगर बात किया जाए कि जो दिव्यांग बच्चे थे उनके उस पर चर्चा किया गया व्यक्तिगत तौर पर, तो फ्रांस था, जर्मनी था और स्कॉटलैंड था और इंग्लैंड था, बस। बताइए, क्लियर हुआ? जी सर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बस आप इसको यहीं तक देखे रहिए, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे कल 20वीं शताब्दी से, ठीक है। 20वीं शताब्दी कल समाप्त कर देंगे, है ना। थोड़ा बड़ा है, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना।